दोस्तों, एक सुनहरी सुबह थी। अमित, शहनी 25 साल का मछुआरा, अपने पुराने जाल और बांस के डंडे के साथ सोन नदी के किनारे जा रहा था। तभी उसका पैर एक चमकीले पीले पत्थर से टकराया। अमित ने उसे उठाया और उसकी चमक देखकर हैरान रह गया। ये क्या हो सकता है, उसने सोचा। गांव में उसने सुना था कि नदी किनारे कभी कभी सोने के टुकड़े मिल जाते हैं। उसके मन में उत्साह जागा। उसने पत्थर को जेब में डाला और शहर के सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को परखा और बोला, अमित, ये तो शुद्ध सोना है, कहाँ मिला? अमित ने बात टाल दी और चुपके से घर लौट आया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन अमित फिर नदी किनारे गया। उसने उस जगह पर सावधानी से खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत के बाद उसे और सोने के टुकड़े मिलने लगे। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक छोटी सी सोने की खान थी। अमित ने इसे गुप्त रखा। वह रात के अंधेरे में सोना निकालता और दूर के शहरों में बेचता। कुछ ही सालों में अमित ने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा अमित कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी जल्दी ही भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में शामिल हो गई। अमित ने कई और व्यवसाय शुरू किए और देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार हो गया। फिर भी वो फटे पुराने कपड़े पहनता, अपनी पुरानी झोपड़ी में रहता और लोग उसे एक गरीब फटीचर ही समझते। 26 साल की उम्र में अमित को लगा कि अब उसे जिंदगी में एक साथी चाहिए। उसने फैसला किया कि वो अपनी असली पहचान छुपाएगा। वो चाहता था कि कोई उसे उसके पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल के लिए स्वीकार करे। वो लड़कियों से मिलता और कहता, मैं एक गरीब फटीचर हूं, कहीं छोटी मोटी नौकरी करता हूं, मेरे पास न घर है न गाड़ी। ज्यादातर लड़कियां उसकी गरीबी सुनकर उसे ठुकरा देती। अमित को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसकी सादगी को अपनाए। एक दिन अमित पटना के एक रेस्तरां में बैठा था, जहां वो एक लड़की से मिलने आया था। वो लड़की भी उसे ठुकराकर चली गई। अमित ने कॉफी पी और बाहर निकलने की सोची, तभी पास की मेज पर बैठी एक युवती ने उसकी बातें सुनी। वो थी रोहिणी गुप्ता। गुप्ता इंटरप्राइजेस की सीईओ रोहिणी खूबसूरत, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। रोहिणी अमित के पास आई और बोली, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अमित हैरान रह गया। उसने पूछा, तू मुझे जानती भी नहीं, मैं एक गरीब फटीचर हूं, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? रोहिणी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी स्थिति से फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें किराए का पति बनाऊंगी, हर महीने 10 लाख दूंगी, मेरे घर में रहने खाने की व्यवस्था होगी। अमित ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रोहिणी ने बताया, मेरी मां मेरी शादी अजीत सिंघानिया नाम के एक घमंडी बिजनेसमैन से करवाना चाहती है। वो बहुत अमीर और घमंडी है, लेकिन मुझे ऐसा घमंडी लड़का नहीं चाहिए। मुझे एक साधारण सच्चा इंसान चाहिए जो मुझे दिल से समझे। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मेरी जबरदस्ती अजीत से शादी करवा दी जाएगी। अमित ने रोहिणी की आंखों में सच्चाई देखी। उसका दिल धड़का। वो बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। उस रात अमित को नींद नहीं आई। रोहिणी की मुस्कान और उसकी उदासी उसके मन में घूम रही थी। उसे पहली बार लगा कि वो किसी से प्यार करने लगा है। रोहिणी ने अमित को अपने साथ शिमला ले जाने का फैसला किया। वो चाहती थी कि उनकी नकली शादी को परिवार के सामने विश्वसनीय बनाने से पहले वे एक दूसरे को समझे। शिमला की बर्फीली शादियों में दोनों ने कई दिन बिताए। एक शाम रोहतांग द्वारा पास पर बर्फबारी के बीच रोहिणी ने अमित से कहा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में एक गहरी कहानी है। अमित ने मुस्कुराकर कहा, कहानी तो सबकी होती है रोहिणी, लेकिन कुछ कहानियों वक्त पर खुलती है। रोहिणी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी सादगी मुझे छूती है। उस पल अमित का दिल जोर से धड़का। बर्फीली हवा में उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। एक दिन शिमला के मार्केट में रोहिणी की सैंडल टूट गई। अमित ने तुरंत एक दुकान से नई सैंडल खरीदी और रोहिणी को दी। रोहिणी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं, फिर भी मेरे लिए सैंडल? अमित ने जवाब दिया, पैसों से नहीं, दिल से खरीदा है। रोहिणी का चेहरा लाल हो गया।
उसने अमित की आंखों में देखा और दोनों के बीच प्यार की एक चिंगारी जली। शिमला से लौटने के बाद रोहिणी अमित को अपने आलीशान घर ले गई। उसने अपनी मां सबिता गुप्ता से कहा, मां, मैंने अमित से शादी कर ली है। मैं इसे छुपा रही थी, आज बता रही हूं। सबिता ने अमित को सिर से पांव तक देखा। वो पुराने कपड़ों में था। सबिता गुस्से से चिल्लाई, रोहिणी, तुमने इस फटीचर से शादी कर ली। ये भिखारी तुम्हारे लायक नहीं। अजीत सिंघानिया, जो अमित कंस्ट्रक्शन के 10 करोड़ की डील कर रहा है, तुम्हारे लिए सही है। इस फटीचर के साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगी। अमित ने मन ही मन सोचा, अमित कंस्ट्रक्शन, ये तो मेरी कंपनी है। अजीत का ये घमंड जल्द टूटेगा। सबिता ने अमित को हर मौके पर ताने मारे। वो कहती, तुम्हारे पास तो ढंग का एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं। अजीत सिंघानिया जैसा लड़का जो इतने करोड़ की डील करता है, मेरी बेटी के लिए सही है। तुम तो सड़क पर भीख मांगने लायक हो। अजीत सिंघानिया एक घमंडी और अहंकारी बिजनेसमैन अमित को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन अजीत सिंघानिया गुप्ता हाउस पहुंचा। अमित को फटे पुराने कपड़ों में देखकर उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान तैर गई। उसने जोर से हंसते हुए कहा, रोहिणी, यही है तुम्हारा पति? अरे ये तो मेरे नौकरों से भी बदतर है। मैं अमित कंस्ट्रक्शन के साथ 10 अरब का सौदा पक्का करने वाला हूं। अभी भी समय है, मुझे चुन लो। इस फटीचर के साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अजीत ने अमित की ओर तिरछी नजर फेंकी और मजाक उड़ाते हुए बोला, तो जैसे भिखारी को देखकर अमित कंस्ट्रक्शन का मालिक भी हंसेगा। मेरे सामने तो तू चाय का प्याला उठाने लायक भी नहीं। अमित ने मन ही मन सोचा, अमित कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी है, तेरा ये घमंड जल्द टूटेगा। उसने शांत लेकिन गहरे अंदाज में कहा, अजीत जी, तुम्हें अमित कंस्ट्रक्शन और उसके मालिक के बारे में कुछ नहीं पता। पहले पूरी जानकारी ले लो कि मालिक कौन है, फिर मुझसे बात करना। अजीत ने ठाका लगाया और तंज कसा, अरे फटीचर, मैं अगली मीटिंग में उसके मालिक से मिलूंगा। तेरा ये फटीचर नाम सुनवाऊंगा और तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। तैयार है? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है अजीत जी, वक्त का इंतजार करो, देखते हैं सॉरी कौन मांगता है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो अजीत के घमंड को भेद रही थी। फिर एक दिन रोहिणी की नानी का जन्मदिन था और पूरा गुप्ता परिवार गांव जाने वाला था। सबिता ने रोहिणी से कहा, इस फटीचर को साथ क्यों ले जा रही हो? गांव में मेरी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि मेरी बेटी ने भिखारी से शादी कर ली। अजीत सिंघानिया जैसा लड़का जो अमित कंस्ट्रक्शन के साथ डील कर रहा है, तुम्हारे लिए सही था। रोहिणी ने जवाब दिया, मां, अमित मेरे पति हैं, वे मेरे साथ जाएंगे। गांव की पार्टी में रिश्तेदारों ने अमित को घेर लिया। एक चाचा ने तंज कसा, रोहिणी, तुमने इस फटीचर को कहां से पकड़ लिया? अजीत सिंघानिया जैसे लड़के को छोड़कर इस भिखारी से शादी? एक मौसी बोली, अरे ये तो सड़क छाप लगता है। अजीत सिंघानिया जो करोड़ों की डील करता है, तुम्हारे लिए सही था। गांव के लोग भी हंसते हुए बोले, ये फटीचर गुप्ता खानदान में कैसे घुस गया, इसे तो बाहर निकाल दो। अजीत सिंघानिया भी पार्टी में था। उसने अमित को देखकर तंज कसा, अरे फटीचर, तू यहां भी अमित कंस्ट्रक्शन के साथ मेरी डील पक्की हो रही है। तुम्हारे जैसे लोग तो वहां गेट पर खड़े होने लायक भी नहीं। अमित ने मन ही मन सोचा, अमित कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी है, तुम लोग का ये घमंड बहुत जल्द टूटेगा। फिर अमित ने हंसकर कहा, अजीत जी, तुम्हें अमित कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं। पहले पता करो कि उसका मालिक कौन है, फिर मुझसे बात करना। अजीत ने ठाका लगाया और बोला, तू ही है क्या अमित कंस्ट्रक्शन का मालिक? तू मेरे ऑफिस में चाय देने लायक भी नहीं। अमित ने हर अपमान को चुपचाप सहा। रोहिणी ने देखा कि अमित कितनी शांति से सब सह रहा है। वो उसके पास गई और चुपके से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम इतना सब क्यों सह रहे हो? अमित ने मुस्कुराकर कहा, रोहिणी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सह सकता हूं। रोहिणी की आंखें नम हो गईं। उसे अमित से गहरा प्यार हो गया था। पार्टी में काजल, रोहिणी की चचेरी बहन की बेटी, अमित के पास आई और बोली, अंकल, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। अमित ने अपनी जेब टटोली, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपनी डायरी से एक चेक निकाला, उसमें 10 लाख की राशि भरी और काजल को देते हुए कहा, बेटा, इसे अपने पापा को दे देना, इससे जो चाहो खरीद लेना। काजल ने चेक अपने पापा रोहित को दिया। रोहित ने एक चेक देखकर जोर से हंसा
और बोला, ये फर्नीचर 10 लाख का चेक दे रहा है, इसके पास तो खाने के पैसे नहीं। उसने चेक को मुड़कर फेंक दिया और अमित को ताने मारे, तुम जैसे फ्रॉड बच्चों को बेवकूफ बनाते हो, ये चेक कभी कैश नहीं होगा। अमित ने शांत स्वर में कहा, रोहित जी, एक बार बैंक में जाकर तो देख लीजिए। रोहित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोला, तुम जैसे फटीचर के पीछे हम समय बर्बाद नहीं करते। पार्टी में सभी लोग हंसने लगे। अगले दिन काजल ने वो मुड़ा हुआ चेक उठाया और बैंक चली गई। उसने बैंक कर्मचारी से कहा, मेरे अंकल ने मुझे ये चेक दिया था, क्या इससे पैसे मिल सकते हैं? कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, बेटा, कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन चेक देखते ही उसके होश उड़ गए। चेक अमित कंस्ट्रक्शन के अकाउंट का था और उस पर अमित शहनी के हस्ताक्षर थे। बैंक मैनेजर ने चेक की जांच की और काजल से कहा, यह चेक वैध है, तुम्हें 10 लाख मिल जाएंगे। काजल ने पैसे लिए और घर लौट आई। उसने रोहित को बताया, पापा, अंकल का चेक सच्चा था, मुझे 10 लाख मिल गए। रोहित के होश उड़ गए। उसने सोचा, यह फटीचर इतना बड़ा चेक कैसे दे सकता है? उसने सबिता को बताया, लेकिन सबिता बोली, यह जरूर कोई चालबाज है, चुराया हुआ चेक होगा। ये बोलकर सब लोग शांत हो गए। फिर एक दिन ऐसा आता है जब गुप्ता इंटरप्राइजेस भारी संकट में फंस गई। कंपनी को नुकसान हुआ और कर्ज बढ़ता जा रहा था। रोहिणी दिन रात परेशान थी। सबिता ने फिर अमित को ताना मारा, तुम तो बस खाते पीते हो, मेरी बेटी की कंपनी डूब रही है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अजीत सिंघानिया होता तो अब तक कंपनी बचा लेता। अमित ने रोहिणी को अपने पास बुलाया और कहा, रोहिणी, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहिणी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अमित, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अमित का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, रोहिणी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, जल्दी ही मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा। गुप्ता इंटरप्राइजेस की बोर्ड मीटिंग रखी गई। उस बोर्ड मीटिंग में अजीत सिंघानिया भी मौजूद था। वो अमित को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने तंज कसा, रोहिणी, तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए मैं अमित कंस्ट्रक्शन के मालिक से बात करूंगा। वो हम लोग के बीच आने वाले ही हैं। तुम्हारा फटीचर पति तो कुछ कर नहीं सकता। मैं 10 अरब की डील पक्की कर दूंगा। तभी दरवाजा खुला और अमित सूट बूट में अपने अधिकारियों के साथ अंदर आया। सभी लोग उसे देखकर खड़े हो गए। चेयरमैन ने कहा, स्वागत करें अमित शहनी का, जो अमित कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। रोहिणी और अजीत के होश उड़ गए। रोहिणी ने कांपते स्वर में पूछा, अमित, तुम अमित कंस्ट्रक्शन के मालिक हो? अमित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रोहिणी, मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार परखना चाहता था। मैंने हर अपमान सहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अजीत शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। उसने कांपते स्वर में कहा, अमित, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अमित ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस अब रोहिणी को भी यही सम्मान देना। अमित ने गुप्ता इंटरप्राइजेस को कर्ज से उबारा और उसे फिर से शीर्ष पर पहुंचाया। सबिता ने अमित से माफी मांगी। गांव के रिश्तेदार और अजीत भी शर्मिंदगी में डूब गए। फिर एक दिन अमित और रोहिणी ने एक भव्य समारोह में दोबारा शादी की। अमित ने रोहिणी को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाया। दोनों ने मिलकर कई सामाजिक कार्य शुरू किए। अमित की कहानी एक गरीब फटीचर से अरबपति बनने की नहीं थी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने अपमान, ताने और बेइज्जती को चुपचाप सहा, लेकिन अपनी सादगी और सच्चाई नहीं छोड़ी। रोहिणी और अमित का प्यार एक मिसाल बन गया। उन्होंने साबित किया कि असली धन दिल की सच्चाई और प्यार में होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक लाइक और द डेली स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।